दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। पिछले 3 दिन से लगातार सुर्खियों में तेज प्रताप यादव का निष्कासन। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, लेकिन तेज प्रताप विगत 10-12 वर्षों से राजनीति में आने के बाद कई तरीके से सुर्खियों में रहे हैं। आपने उनको कई रूपों में देखा होगा। कभी कभी वो कृष्ण के रूप में दिखा करते थे, कभी बाबा बन जाते थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर तेजस्वी की बात कर लें, जो सरकार बनने पर बिहार राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार के साथ, तो वहीं तेज प्रताप भी कैबिनेट मंत्री रहे। लालू यादव चारा घोटाले में जेल में रहे। उस बीच इन दोनों भाइयों के बीच की अनबन हमको आपको सुनाई पड़ती थी, दिखाई पड़ती थी। तो कहीं ना कहीं चूंकि परिवार का बड़ा बेटा हो, छोटा बेटा हो, और जब पारिवारिक राजनीति, मैं पारिवारिक राजनीति की बात इसलिए कर रहा था कि राजनीति के दंश और राजनीति का वंश, अगर आप इसको समझने का प्रयास करेंगे तो मित्रों, देश की आजादी के बाद विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। और इस लोकतंत्र की खूबी क्या है कि सरकारें का आना जाना, हस्तांतरण होना, एक पार्टी से दूसरी पार्टी की सरकार बनते रहना, ये बड़ी आम प्रक्रिया रही। मैंने वंश की राजनीति की बात इसलिए शुरुआत की कि जब देश आजाद हुआ और पंडित नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने, तो उसके बाद ऐसा नहीं था कि कांग्रेस में संगठन से पार्टी, पार्टी से सरकार, और यह कहें कि देश की आजादी में जिन लोगों ने अपना योगदान दिया था, बहुत सारे दावेदार थे पंडित नेहरू के बाद या उनके साथ भी प्रधानमंत्री पद के। लेकिन इंदिरा जी का चयन होता है, उसके बाद मुझे लगता है जो क्षेत्रीय दल पारिवारिक राजनीति पर, पारिवारिक सत्ता हस्तांतरण पर, उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लें तो सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का एक लंबी फहरिस्त है। 2003 या उससे पहले गठबंधन की सरकार या उनकी खुद की सरकार में विपक्षी दलों का आरोप हुआ करता था कि एक परिवार से लगभग, अगर राज्य मंत्री से लेकर विधायक, सांसद और ब्लॉक प्रमुख सबकी गिनती कर लिया तो 60 के ऊपर हुआ करते थे। कमोवेश यही स्थिति आप दक्षिण में देखें तो दक्षिण में भी राजनीति का जो सत्ता हस्तांतरण की बात इसलिए मैं कर रहा हूं कि सत्ता जब दी जाती है तो वंश पर ही दी जाती है। करुणानिधि के जाने के बाद या उनके रहने के बाद उनके परिवार में इस बात को लेकर के काफी लंबे समय तक विवाद चलता रहा, बेटी में, बेटे में। इस पर आरोप हम कर सकते हैं, प्रत्यारोप कर सकते हैं, लेकिन हम प्रत्यारोप आरोप तब करते हैं जब हम उससे अलग होते हैं या हमको कोई इच्छा होती है। लेकिन चूंकि परिवर्तन होता समय, जो बातें 91, 90, 95, 94 में लालू यादव की शैली हुआ करती थी और बड़े जनसमूह को संबोधित करते थे, तो जो भाषा शैली लोगों को पसंद आती थी, एक जमूह जोड़ता था। उस जनसमूह को जोड़ने के लिए अगर 21, 22, 25, 17 और 14, 2025 में बात करें तो मुझे लगता है बहुत बदलाव आ गया। विगत 15 से 20 वर्षों में एक सदी का बदलाव आया है, खासकर डिजिटल एरा आने के बाद। 21वीं सदी में पैदा होने वाले बच्चे या पढ़ने वाले बच्चे, उनकी एजुकेशन वो कंप्यूटराइज कह लें, एंड्रॉइड पे कह लें, डिजिटल पे कह लें, इंटरनेट पे कह रहे हैं, बड़ी पकड़ है। और उस पकड़ के जरिए वो तुरंत देख लेते हैं किसका क्या इतिहास है, किसकी क्या पढ़ाई है और किसका क्या है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो बातें लालू यादव एक समय संसद से लेकर के सड़क तक या मंचों तक कह के लोग हंसाने का जिक्र किया करते थे, इनके अब आप देखेंगे हजारों इनको बयान ऐसे। लेकिन उस तरह की जीवन शैली अपनाने को लेकर के तेज प्रताप ने कई बार कोशिश की, लेकिन उसको जनसमूह ने स्वीकार नहीं किया। और जहां प्रतिद्वंदी के रूप में कुशल नेता, अनुभवी नेता नीतीश कुमार जैसा लगातार, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि गठबंधन बदलता है, मुख्यमंत्री नहीं बदलता है। चाचा को पलटने को लेके, चाचा को जाने को लेके, चाचा को आने को लेके, ये सब बातें आप लोगों ने मेरे ख्याल से देखी भी है, जानी भी है और समझी भी है कि सामने बिहार का चुनाव है। और इस बीती पंचवर्षीय योजना में नीतीश और तेजस्वी सरकार के पार्ट रहे हैं। वो अलग बात हो गई कि बीच में फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए के साथ कि घटक दल होकर के नीतीश जी सरकार चला रहे हैं। और अब तो सरकार चलाने के साथ साथ दिल्ली की सरकार चलवा भी रहे हैं, क्योंकि 2024 के परिणाम ने संख्या बल 240 पे ला के रोक दिया भारतीय जनता पार्टी को। तो नीतीश एक अहम घटक दल हैं दिल्ली की सरकार को चलाने में।
अगर आप महाराष्ट्र में चले जाएं तो चाहे वो बाल ठाकरे की बात कर लें, उद्धव ठाकरे की बात कर लें, आदित्य ठाकरे की बात कर लें, वहीं राज ठाकरे आज आपको कहीं दिख नहीं रहे होंगे। जबकि एक समय होता था तो ये कहा जाता था कि असली दावेदार या असली उत्तराधिकारी राज ठाकरे होंगे, पर राजनीति में ऐसा दिखता नहीं है। ये भी एक तरीके की प्रॉपर्टी हस्तांतरण के जैसा ही हो गया है। और ऐसा होने से फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि राजनीति की जो पाठशाला या राजनीति के पदों पर, उच्च पदों पर संविधान के जरिए मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या कैबिनेट मंत्री का जो चयन पारिवारिक पार्टियों के नेता परिवार से पिता पुत्र और भाई बहन बेटी बेटे का चयन होने से क्या होगा कि उन छवि, उन काबिल नेताओं व उन युवाओं का भविष्य अंधकार में होता है। संघर्ष से शीर्ष तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया है। आप अगर देखेंगे तो उनके पुत्र, उनकी पुत्री, उनकी बहू, उनकी बेटी, उनके दामाद, जब पार्टियां बड़ी होना शुरू हो जाती हैं, सरकार बनाने बिगाड़ने में इनका अपना अहम रोल शुरू होता है, तो उसी तरीके से ये धीरे 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 करके प्रमुख पदों पे आना शुरू कर देते हैं। पार्टी के अध्यक्ष भी होंगे, सरकार में अहम पद भी इन्हीं के पास होगा, और उन सारे संघर्ष नेताओं का चयन भी यही करेंगे, किसको टिकट देंगे, किसको नहीं देंगे, किसको मंत्री बनाएंगे, किसको मंत्री नहीं बनाएंगे। पीछे आपने देखा होगा एक लंबी फहरिस्त, राजनाथ जी से लेकर जेपी नड्डा से लेकर के नितिन गडकरी से लेकर के अमित शाह से लेकर के, ये सब ऐसे प्रमुख नाम है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पदों पे लंबे समय तक रहे हैं, चाहे आडवाणी जी हो, चाहे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी रहे। इनका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है, इनके पिताजी ने पार्टी इनको नहीं दी थी, ना इनके पिताजी ने इनकी पार्टी बनाई, और अभी तक तो ऐसा भी नहीं होगा कि इनके बाद इनके पुत्र इस पार्टी के प्रमुख पदों पे होंगे या देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने जा रहे। पंडित नेहरू के बाद इंदिरा जी के बाद के जाने के बाद स्वर्गीय राजीव गांधी जी के बाद, चूंकि बहुत बचपना था, प्रियंका जी और राहुल जी बहुत छोटे थे उस समय, लेकिन सत्ता रहते हुए, भले या हम आप सभी जानते हैं 2004 से 14 यूपीए की सरकार थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, लेकिन प्रमुख फैसले पार्टी प्रमुख या उस राजघराने की बहू सोनिया गांधी तय करती थी। अब रही बात बिहार की, जिसपे हम आपसे बात कर रहे थे, जहां पे शुरू हुआ कि वंश और सत्ता का दंश, इन्हीं दो शब्दों के बीच में बिहार की उस प्रमुख पार्टी की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मंडल कमंडल से उपजे या पैदा हुए नेता, उत्तर प्रदेश में स्वर्गीय मुलायम सिंह जी लोहिया आंदोलन से, और बिहार में लालू यादव जी, या अभी एनडीए के घटक दल थे, लेकिन उस समय ये भी जॉर्ज फर्नांडिस, लोहिया आंदोलन, उन विचारों से सहमति नीतीश कुमार जी। आज अगर लालू जी की उम्र हो गई है तो नीतीश कुमार जी की भी उम्र हो गई है। विगत दिनों आपने देखा होगा, इससे पहले नीतीश कुमार हमेशा परिवार को लेकर विरोध करते थे, लेकिन उनके पुत्र की भी चर्चा विगत 1 वर्षों से शुरू हो गई। रैलियों में, जनसभाओं में, संबोधनों में, या भविष्य में अगर ऐसा कुछ बनता है तो सरकार में प्रमुख पद देने को लेकर के लालू यादव और मुलायम सिंह यादव या नीतीश कुमार जी, इन सबको जब आप पढ़ेंगे, जब इस आपको जानेंगे, तो ये सब कांग्रेस के विरोध से खड़े होकर के इन्होंने देश को, प्रदेश को चलाया है। इनका प्रमुख विरोध ही यही हुआ करता था। आप अगर 90s से पहले 80s के रैलियां और भाषण 90s अगर आप देखें, आपको दिख जाएगा इंदिरा जी का सबसे ज्यादा विरोध इसी बात पे होता था, कांग्रेस के अंदर भी और कांग्रेस के बाहर भी। तो कांग्रेस के बाहर मुख्य विपक्षी रूप में पारिवारिक सत्ता का हस्तांतरण लोकतंत्र में करने को लेकर जिस तरीके से विरोध हुआ, अब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल जड़वानी, ये सारे लोग, और अभी भी आप देखें तो अन्य पार्टियों के प्रमुख जो नेता हैं, उनका बयान ही आता है, वो लगातार इस बात को बोलते हैं कि इन घरानों में अगर पुत्र हुआ या पुत्री हुई तो वो पहले दिन से तय होगा कि पार्टी के प्रमुख पद इसी के पास हो, और अगर किन्हीं कारणों तो प्रमुख पद देना भी पड़ता है तो लगाम उस परिवार के, उस घर के, उस युवराज के पास होगी। जनता फैसला करती है, जनता नेता बनाती है, जनता को अधिकार है, ये लोकतंत्र है। किसी पार्टी विशेष को लेकर के ये चर्चा, ये बात नहीं है।
लेकिन विचारों पर अब वो वक्त आ गया है कि आप कम से कम इस बात का जानने का प्रयास करें। यही वजह है कि राजनीति की पाठशाला में अब कोई भी उसको लंबा संघर्ष दिखता है, भविष्य नहीं दिखता है, या वो किसी राजनीतिक घराने से नहीं है। और इस मामले को अगर पारिवारिक रूप से देख लें तो पूर्व पत्नी ऐश्वर्या राय की जो प्रतिक्रिया आई है, उन्होंने इसको चुनावी स्टंट बताया और अपने ऊपर घरेलू हिंसा का आरोप वो पहले भी लगा चुकी है। ये बातें आपने लालू के साले सुभाष यादव से उनकी गलती की बात भी सुनी होगी। उन्होंने तेज प्रताप का समर्थन भी किया कि ये परिवार का मामला है, गलतियां होती हैं। पर उनके पारिवारिक झगड़े में, उनके पारिवारिक निर्णय में मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति को सफर नहीं करना चाहिए। और ये आईना देश के लिए, आप याद करिए वो 91 से लेकर के 2014 तक लालू यादव जो सदन में हुआ करते थे, चाहे प्रदेश की राजनीति के ध्रुव रहे, चाहे वो देश में रेल मंत्री रहे, अन्य पदों पर रहे, उनके बयानों को लेकर के, उनकी बातों को लेकर के, और ऐसा नहीं है वो सर्वमान्य नेता भी रहे हैं। लेकिन लालू के पिताजी नेता नहीं थे कि उन्होंने उनको सत्ता दी। पहले कहा जाता था कि संघर्ष से राजनीति, और संघर्ष राजनीति का मिला जुला जब सत्ता पे शीर्ष पर पहुंचता है तो वो बड़ा खरा सोना होता, और उस खरे सोने से जब होने वाला निर्णय होता है तो आम जनमानस के भले के लिए होता है। सोने के कटोरे वो चांदी के चम्मच से जब से नेता बनने लगे हैं तब से जनमानस की बातें कम होने लगी हैं, और भ्रष्टाचार की जननी यहीं से शुरुआत। मित्रों, आपको बाकी डिटेल्स या इससे जुड़ी हुई अन्य कड़ियां, क्योंकि बड़ी लंबी फेहरिस्त है, अगले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगी। आप देखते रहे यूनाइटेड भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।